ओके, ठीक है, फॉर अपकमिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब सेशन क्रिएट करने का मतलब है कि एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा मेमोरी में, जहां पर आपके सेशन के सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे और उन्हीं का टास्क जो है वो चलेगा भी। तो एक तरह से ये ब्लैंक स्पेस बना के छोड़ देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट जब आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ पर आकर सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो सेशन का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप सेशन को ओपन कर रहे हो, आप सेशन को क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि सेशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका सेशन फैक्ट्री में। सो दिस ऑब्जेक्ट is used to open the existing session created by session factory। ठीक है, तो सेशन ओपन होने का मतलब है कि नाउ आवर सेशन इज रेडी एंड लाइव टू वर्क विद, मतलब अब उसमें मैं ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक सेशन ओपन नहीं होगा आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। सो ट्रांजैक्शन का जो यूज आता है वो आता है सेव अपडेट की क्वेरीज के लिए, कि कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू करनी है तो उसके लिए हमें बिगिन ट्रांजैक्शन देना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पर परसिस्ट मेथड का यूज करते हो टू सेव दिस वैल्यूज, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जितनी वैल्यूज है सभी को डेटाबेस टेबल में सेव करने के लिए यूज करते हो। क्लियर हुआ यहाँ पर आपको भी? यस मैम। एनी अदर डाउट्स? मैम जो हम ESSR यहाँ पर लिख रहे हैं कस्टमर डाउ के अंदर जो कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं, यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? अनुराग, मैंने आप लोगों को जब कोर जावा पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वेरिएबल को मुझे क्लास के सारे मेथड्स में यूज करना है, सो बेटर क्या रहता है, उसको कहाँ डिफाइन करना चाहिए? कंस्ट्रक्टर के अंदर मैम। क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहिए, यस मैम। राइट? और उसको इनिशियलाइज कहाँ करना चाहिए? इनिशियलाइज मैम बाहर। कंस्ट्रक्टर के अंदर, यस मैम। राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, जो मैंने आपको कोर जावा में सिखाया था। ये वेरिएबल यहां बना दिया तो एक ब्लैंक ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद आप उसको यहाँ इनिशियलाइज करो या किसी भी मेथड में यूज करो। अब ये थोड़ी होगा कि जितनी बार हम मेथड बनाएंगे हर बार हम नया सेशन फैक्ट्री या स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, नो क्योंकि मैम। रिपीट करनी पड़ेगी फिर बार बार हमारे को अननेसेसरी, जबकि ये एक बार इनिशियलाइज होकर छूट सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि भाई जहां पे भी हम मेथड बनाए, चाहे रजिस्टर का बनाए, चाहे अपडेट का बनाए, चाहे व्यू का बनाए, हर जगह पे इसको यूज कर सके। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग इट इन द क्लास। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। मैम ये भी तो कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री और मेटाडेटा साथ ही साथ सेशन फैक्ट्री के जो ऑब्जेक्ट हैं, हम उनको केवल एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद हमें परसिस्ट बस में काम करना होता है कमिट करने के लिए। यस, क्योंकि देखो बेसिकली जो भी सेटिंग्स होंगी वो तो हम एक ही बार करेंगे ना जब सर्वर स्टार्ट होगा, राइट? तो सर्वर स्टार्ट होते ही जब आप इस प्रोग्राम को लेट सपोज रन करते हो तो आपने कभी ये चीज नोट किया कि ये करता क्या एक्चुअली में? तो सी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे। जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम इसका रन करते हो तो आपके सामने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आती है, एक बार ये इंफॉर्मेशन पढ़ो जो रेड में आ रही है। देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वो क्या कर रहा है, हाइबरनेट ORM कोर वर्जन, पहले उसका वर्जन आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये इसको वर्जन कहां से मिला, जो CFG फाइल में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर कॉमन एनोटेशंस बताई उसने कि ये एनोटेशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइबर बिल्ट इन कनेक्शन पूल सेट कर दिया, नॉट फॉर प्रोडक्शन यूज। ठीक है, तो बता रहा है कि यूजिंग। आफ्टर दैट उसने क्या किया, आपने जो डेफिनेशन दिया था com.mysql.cj वाला, और जो आपने इंफॉर्मेशन दिया था कौन सा वाला दिया था, लोकल होस्ट वाला अपना डेटाबेस नेम दिया था, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसको कहां से मिल रही है, CFG फाइल से, और CFG फाइल के डेटा को यहां पर लाकर कैश में किसने रखा, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री है। मेटा डेटा ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड किया और उसके लिए एक स्पेस क्रिएट किया। एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज आ रही है, ये कनेक्शन सेट हो गया। एंड आफ्टर दैट ये क्या बता रहा है, JDBC कनेक्शंस में ड्राइवर मैनेजर की ऑप्शन जो है, देखो कनेक्शन प्रोवाइड IMPL बिल्ड क्रिएटर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सारी सेटिंग्स पहले करता है, उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन को रन करता है।
तो ऑटो कमिट बटन कर क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अभी ऑटो कमिट नहीं होगा, हम इसको मैन्युअली कमिट करेंगे। आफ्टर दिस यहाँ पे कनेक्शन पूल का देखो उसने एक साइज बना दिया 20, एंड आफ्टर दैट उसने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा डायलेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो MySQL 55 डायलेक्ट जो हमने बनाया था वो भी दिखा रहा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट ओवरराइड किए थे क्लासेस के अंदर, तो इसने उस इंफॉर्मेशन को भी देखो यहाँ से स्टडी कर लिया, क्योंकि यहाँ से ये CFG में जाएगा और CFG से ये HBM में जाएगा, HBM में जाएगा या एनोटेशंस में जाएगा, राइट। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन को सेट कर लेता है, उसके बाद कहीं जाकर आपकी इंस्ट्रक्शंस रन होती है। तो ये सारा जो भी टास्क है ना, ये कौन कर रहा है आपके लिए, यही तीनों ऑब्जेक्ट्स मेनली कर रहे हैं, राइट। तो ये जितना टास्क आपको दिखा अभी करते हुए, ये सारा टास्क किसका किया हुआ था, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, मेटा डेटा एंड सेशन फैक्ट्री का। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? यस मैम। ओके, एनी अदर डाउट्स? और कुछ पूछना किसी ने? ओके, सो फाइनल असेसमेंट सभी का हो गया था। आई हैव सीन आप लोगों के मार्क्स भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं, मैंने अलग से रिक्वेस्ट करके ले लिया था। एंड कुछ एक दो स्टूडेंट का है जो रह रहा है, बाकी सभी का कंप्लीटेड है। सभी ने प्रैक्टिस किया या नहीं किया अभी तक? यस, नो, एनीथिंग? यस मैम, कर लिया, प्रैक्टिस हो गई। ओके अनुराग, बाकी सब? यस मैम, कर लिया प्रैक्टिस। गुड, सिर्फ दो ही नहीं किया, बाकी सब न्यू ईयर की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैम मैंने भी किया, एक्चुअली ये स्क्रीन थोड़ा सा वो हो रही है। इट्स ओके। नहीं, मुझे पता है न्यू ईयर आ रहा है और बहुत एक्साइटमेंट होती है, सबको पार्टी वार्टी करनी होती है, 31st की उसकी तैयारी भी करनी होती है। उसको मैनेज कर सकते हैं किसके साथ में, हमारी एंटिटी क्लासेस के साथ में। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन बच गया था, टेबल पर क्लास, सो टेबल पर क्लास के सब क्लास के नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस ऑप्शन allows us to create tables for each of the classes. तो जितनी भी क्लासेस आप लोग क्रिएट करते हो, उन सभी क्लासेस के लिए क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको हो गया कि ये तो पहले वाले में भी हो रहा था कि हर क्लास के लिए एक टेबल बन रहा था, बट वो वहां पर रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ relational database, which means all the tables will be interconnected by foreign keys. तो जितने भी टेबल्स बनेंगे, सभी के सभी टेबल्स फॉरेन कीज के साथ में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था कि टेबल्स आपस में अटैच नहीं थे, सिर्फ रिलेशनशिप जो बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, क्लासेस के अंदर बन रही थी, टेबल में नहीं बन रही थी। टेबल में फील्ड्स रिपीट हो रही थी, इफ यू कैन सी देयर, राइट। तो एक बार एक आइडिया देती हूँ, देखो हमने जब यहाँ पे MySQL में वर्क किया था, तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल्स क्रिएट होकर आए थे इस वाले डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो था यहाँ पर बैच वैल्यू, दैट वाज न्यूज डेमो। तो न्यूज डेमो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो बना था कस्टमर टेबल, राइट। तो जब कस्टमर टेबल बना तो उसके पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और फोन तीनों आए थे प्राइस के साथ साथ में। ऐसे ही ऑफलाइन जो यूजर था उसके पास अगेन कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, प्राइस, ये भी आ रहा है, मतलब दो फील्ड जो एक्स्ट्रा हैं, उनके अलावा जो पेरेंट क्लास की फील्ड्स हैं वो भी आ रही थी। सेम काम ऑनलाइन यूजर में भी हो रहा था कि यहाँ पर भी कस्टमर आईडी, नेम और फोन रिपीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ फील्ड्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये टेबल्स आपस में रिलेटेड नहीं है फॉरेन की से, इसीलिए यहाँ पे रिपीटेशंस हो रही है। बट यहाँ पर क्या रहेगा, टेबल पर क्लास में जब आपकी टेबल्स बनेंगी
उसमें फील्ड्स रिपीट नहीं होंगी, इसमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज होगा, विच मीन्स दैट दिस विल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। इतना क्लियर हुआ रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है? यस मैम। ठीक है, तो नाउ कम बैक टू द एक्लिप्स नाउ। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर मान लो मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल पर सब क्लास चाहिए बट रिलेशनल डेटाबेस के साथ चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम अपना थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, और इस थर्ड ऑप्शन को अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर वो हमें देखना है। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं ट्रैवल के ऊपर बना लेती हूँ, जैसे कि मेविन प्रोजेक्ट लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, क्विक स्टार्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे ट्रैवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सबसे पहले तो, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ फाइल्स को क्रिएट करके रखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज इट फॉर आवर वर्किंग। गाइस आज ना हम एक तो करेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग को फिनिश, क्योंकि इसमें एक्सएमएल एनोटेशन जो भी दो दे रखे हैं वो हम यहाँ पे पहले कंप्लीट करने वाले हैं। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को कलेक्शन मैपिंग सिखाऊंगी। कलेक्शन मैपिंग के अंदर हमारा आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क की वैल्यूज को कैसे आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू फर्स्ट। तो हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है दैट इज ट्रैवल मैनेजमेंट। ट्रैवल मैनेजमेंट में pom.xml ओपन करते हैं सबसे पहले, डिपेंडेंसीज में चलते हैं, और यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी लगनी है वो 3 डिपेंडेंसी लगनी है, तो इन तीनों डिपेंडेंसीज को हम कहीं से भी एक बार ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को डिपेंडेंसी भी याद होगी इसकी, नहीं? हाइबरनेट कोर यस मैम। यस मैम। प्रोजेक्ट नंबर, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाइबरनेट कैसा लग रहा है आप लोगों को? इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? मैम अब तो इजी लगने लगा है, पहले शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वो चीजें ज्यादा दिख रही थी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अभी यहाँ पर सभी चीजें दिख रही है कि रिपीटेशन में है, सिर्फ चेंज थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो इसलिए इजी लग रहा होगा, नहीं? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग पैकेज बनाते हैं, और पैकेज हमारा जो बनेगा वो बनेगा com.files डॉट, यहाँ पे हम एंटिटी का पैकेज बना देंगे। सेकेंड पैकेज जो बनाना है हमें वो हम बना देते हैं डाउ का, और थर्ड पैकेज जो हमें बनाना है वो हम बनाते हैं रिसोर्सेस का। ठीक है, तो 3 पैकेज हमने क्रिएट कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास अब एक एक करके तीनों की फाइल्स आएंगी। मैम स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? नो मैम। अभी तो मैंने शो किया था, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा। हमें काम क्या करना है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी बेसिक फील्ड्स बनानी है जो कि मुझे पेरेंट क्लास में चाहिए होगी। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं एक ट्रैवल इंफॉर्मेशन का सेटिंग बना रही हूँ और मेरे पास मल्टीपल डेस्टिनेशंस होती हैं ट्रैवलिंग की, तो ऐसे में उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या सेटिंग लगाएंगे? तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर चाहिए वो है, यहाँ ले लेते हैं इंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे इंट के अंदर सबसे पहले अपनी फील्ड को ले लेते हैं ट्रैवल आईडी। तो जो भी कस्टमर आएगा, जो भी ट्रैवल वो बुक करेगा, उसका एक आईडी क्रिएट होगा। आफ्टर दिस हमें यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, ट्रैवल आईडी तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे इसी के अंदर अपनी अगली फील्ड्स को, लाइक हमने ले लिया स्ट्रिंग कस्टमर नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कस्टमर का नेम क्रिएट करेंगे, भाई जिस भी पर्सन ने बुकिंग की होगी उस कस्टमर का नाम आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर नेम ले सकते हो, कस्टमर आईडी भी ले सकते हो, डिपेंड्स। तो फिलहाल मैं कस्टमर नेम ले लूँ। इसके बाद जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, ट्रैवल आईडी आ गया, कस्टमर नेम आ गया, ठीक है, एंड आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेते हैं, इसी के अंदर हम ले लेते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन में जो टाइप ऑफ डेस्टिनेशन है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे प्राइवेट फ्लोट पैकेज प्राइस। तो जो भी पैकेज होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए तो 3 ही वेरिएबल्स लेती हूँ, ठीक है, बाकी हम अभी छोड़ देते हैं।
यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशंस चाहिए. विच वन? दिस वन. तो लॉम्बॉक वाली क्लास की जो भी आपको यहाँ पर वैल्यूज चाहिए आप उनको ऐड करो. ठीक है, तो ये आपकी पेरेंट क्लास बन गया जी. सेव कर देते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, एक और क्लास लेते हैं. अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं ट्रैवल का टाइप बनाने वाली हूँ. जैसे कि मुझे बनाना है बीच डेस्टिनेशन. अब बीच डेस्टिनेशन पे कोई आएगा तो उस केस में उसको क्या क्या मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग स्पॉट टाइप कि भाई कौन सा स्पॉट लेना है. ठीक है, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग क्रूज टाइप. तो मैं दो चीजें यहाँ पे ले रही हूँ, क्रूज टाइप और स्पॉट्स टाइप. ये कौन कौन से स्पोर्ट लेने हैं, कौन कौन से क्रूजेस लेने हैं. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इसमें भी हम क्या लगा देते हैं, गेटर सेटर लगा देते हैं. कंट्रोल एन करते हैं, एक थर्ड क्लास बना देते हैं. और इस थर्ड क्लास के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, बीच डेस्टिनेशन था तो अब मैं इसमें माउंटेन डेस्टिनेशन ले लेती हूँ. देखो वैसे तो आप सब क्लासेस कितनी भी बना सकते हो. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही जैसे आप और भी सब क्लासेस क्रिएट करते जा सकते हो तो आपकी ऑप्शंस इंक्रीज हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारी जो क्लास थी वो थी ट्रैवल इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसकी पेरेंट क्लास हो जाएगी वो. सेम लाइन हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे. अब अगर कोई माउंटेन्स में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या मिलती है, प्राइवेट स्ट्रिंग एक्टिविटीज कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज है. ठीक है, तो सबसे पहले वो एक्टिविटीज को चूज करेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग. उसके बाद यहां पर और क्या ले सकता है, स्टे टाइप. ठीक है, या फिर आप इसमें रूम टाइप भी ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स सेट कर दी और इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ओके, तो हम यहाँ पर भी वही गेटर सेटर वगैरह ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बीच डेस्टिनेशन, माउंटेन डेस्टिनेशन और ट्रैवल इंफॉर्मेशन. ये बन गई हमारी एंटिटी क्लासेस. अब इसी की डाउ क्लास को बना देते हैं. तो कंट्रोल इन करेंगे, एक क्लास और बनाते हैं और इसका नाम हम क्या रखेंगे, ट्रैवल डाउ. अब ट्रैवल डाउ में मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन वैल्यूज चाहिए जैसे कि हमारी प्रीवियस डाउ क्लासेस में थी. तो हम एक काम करते हैं ना, सिंपल सा डाउ क्लास को यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज थी इसे ही कॉपी करके इस क्लास में ले आते हैं. मैं एक्स्ट्रा लाइन्स हटा रही हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है प्रोग्राम इससे. ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, ट्रैवल डाउ. तो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड वाइल आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फंक्शन सेट कर देंगे जिसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आ जाती है. तो आप लोग यहाँ पे लेंगे पब्लिक वॉइड, मान लो मैंने लिखा रजिस्टर ट्रैवल. तो जो भी ट्रैवल आपके पास आ रहा है और उसको आपको स्टोर करना है, रजिस्टर करना है, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एंड आफ्टर दैट आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसी की वैल्यू को लेना चाहते हो तो कैसे लेंगे इंफॉर्मेशन, वो भी यहीं पे डाल देते हैं. अब जैसे कि आप लोगों को कुछ बेसिक टास्क जो है वो तो करने ही होंगे इसमें. सो स्कैनर तो चाहिए ही होगा, ऑप्शंस भी बनाई देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं. तो स्कैनर आ जाएगा, चूज यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रैवल टाइप. ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया इसके अंदर कि भाई कौन सा वाला लेना है, वैल्यू बीच डेस्टिनेशन लेना है या फिर माउंटेन डेस्टिनेशन लेना है. ठीक है, रजिस्टर कस्टमर ओनली करना है तो
यहाँ पे हम कस्टमर लेंगे, तो इंफॉर्मेशन सेट करनी है, बाद में चूज करना है डेस्टिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, अपनी वर्किंग देनी होगी, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में किया था। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करूंगी, सेशन वाली लाइन भी आ जाएगी, चॉइस वगैरह भी आई गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो इसको गेट कर लेते हैं और फिर इसी में ही चेंजेस कर देंगे। तो डार्क क्लास में यहाँ से ले लेती हूँ पिछले वाले प्रोग्राम से। इसका जो टास्क है, हमें अपनी कुछ क्लासेस चेंज करनी पड़ेंगी और वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले तो चॉइस लिया, सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब चॉइस नंबर 1 आए या 2 आए या 3 आए, तीनों में से कोई भी चॉइस आती है, उस केस में हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क कराना है। लाइक अगर चॉइस नंबर 1 आ रहा है, सो इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बीच डेस्टिनेशन के लिए जाओ। तो यहाँ पे आप लेंगे अपनी क्लास बीच डेस्टिनेशन, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू बीच डेस्टिनेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, जब ये बीच डेस्टिनेशन का टास्क हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर अपनी बीच डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग डेटा को इनपुट कराओगे। जैसे कि आप लोगों के पास जो क्लासेस थी, जैसे कि ट्रैवल इन्फो थी, मैं इसको यहाँ पे देख देती हूँ ताकि हम इसके वेरिएबल्स को चेक कर सके क्या क्या वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं वैल्यूज को। तो मैंने बीच डेस्टिनेशन को लिया यहाँ पर, तो हम सबसे पहले ट्रैवल आईडी जो है वो तो ऑटो जनरेट होगा, तो सेकंड फर्स्ट वैल्यू तो कस्टमर नेम ही है, ठीक है। तो बस हमें करना ये होगा bd डॉट, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सी नेम की जगह पे कस्टमर नेम, और यहाँ पे ले देते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी जो वैल्यू थी वो थी पैकेज प्राइस। तो जो भी पैकेज प्राइस है उसको हमें किस में लेना है, फ्लोट में लेना है। तो ये लाइन तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, एक काम करते हैं, इसको यहां लेते हैं, सेट पैकेज प्राइस लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट को ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो पैकेज प्राइस भी आ गया और कस्टमर नेम भी आ गया। आफ्टर दैट आपको अगली चीज जो चाहिए वो आपको मिलेगी इसकी चाइल्ड क्लास में, विच इज बीच डेस्टिनेशन। तो इस क्लास को हम यहाँ ले लेते हैं और इसके वेरिएबल्स भी देख लेते हैं। क्या वेरिएबल्स हैं इसके, स्पोर्ट्स टाइप एंड क्रूज टाइप। तो यहाँ पे ये 2 इंफॉर्मेशन मुझे गेट करने यूजर्स से। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आकर आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन को गेट कराओगे। जैसे आपने ले लिया एंटर स्पोर्ट्स टाइप, किस टाइप के स्पोर्ट्स चाहिए तो उसकी लिस्ट आप कॉमा से सेपरेट करके यूजर से ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन को सेट करा देते हैं। तो हम लेंगे डॉट सेट क्रूज टाइप स्पोर्ट्स टाइप और sc डॉट नेक्स्ट लाइन करके वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। इसके बाद इसी को हम क्या करा देंगे, यहाँ पे ऑप्शन में डाल देंगे। अभी क्योंकि मुझे एक और चीज भी लेनी है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट में, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। तो स्पोर्ट्स टाइप के अलावा क्रूज टाइप भी इंफॉर्मेशन लेंगे और यहाँ पे हम लोगों को बस ये करना होगा कि इसकी वैल्यू को भी सेम वे में इनपुट कराना होगा, ठीक है। और जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो इस ऑब्जेक्ट को हम परसिस्ट करा देंगे। सेम वे में चॉइस नंबर 2 पे चलो, यहाँ पर आपके पास सेकंड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विच इज माउंटेन डेस्टिनेशन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज चलेगी कि पहले कस्टमर का नेम आएगा, ठीक है, और इसको हम अपने ऑब्जेक्ट में सेव करा देंगे। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज आ गई कस्टमर नेम। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, यहाँ पर यहाँ ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पैकेज प्राइस, ठीक है।
तो ये 2-3 चीजें जो है एक्स्ट्रा सेम ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जैसे ऊपर लिया था सेम वे में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो पैकेज प्राइस आ गया, कस्टमर नेम आ गया। इसके बाद आपको किसके अकॉर्डिंग क्लास लेनी है, माउंटेन डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखना है कि इसके वेरिएबल्स कौन कौन से, एक्टिविटीज एंड रूम टाइप। तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग हम इनपुट करा लेते हैं। तो हमें फोन की जरूरत नहीं है, 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो 2 के लिए मैं स्पेस रख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे इसके अंदर, ठीक है, एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, यहाँ पे यूजर से वैल्यूज को हम इनपुट करा लेंगे। तो बाकी सब चीजें तो ऑलमोस्ट एक ही जैसी लग रही है, जैसे वहां पे हम इनपुट करा रहे थे वैसे ही करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूम टाइप, और यहाँ पे भी आप यूजर से वैल्यू इनपुट करा लो। तो जब सारी वैल्यूज आ जाती हैं तो आप इसी ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करा दोगे। चॉइस नंबर 3 के अंदर हमें बस इतना करना होगा कि जो पेरेंट क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन को लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके अंदर ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो TI ले लेते हैं इक्वल्स टू न्यू ट्रैवल इंफॉर्मेशन। अब इन वैल्यूज को मैं हटा देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमें पिछले प्रोग्राम से ही कॉपी करनी है वैल्यू, तो इन्हें हटा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज, जिसमें हम कस्टमर का नेम ले रहे हैं और कस्टमर के नेम के साथ में पैकेज प्राइस ले रहे हैं। कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट का नाम बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बस ये वैल्यू आएगी और ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, TI कर दीजिए इसको, सेम वे में यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा। तो सेशन डॉट परसिस्ट के अंदर जाके आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करा दो, परसिस्ट करा दो। उसके बाद कमिट करा देंगे, एंड एल्स में आया तो रॉन्ग चॉइस बताएंगे। तो डाउ क्लास हमने अपने प्रोग्राम की सेट कर ली। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एरर्स दिखा रहा है इसके अंदर स्टार्टिंग में, ओके, फाइल्स के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट O कर दो, कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट्स थे, दैट विल बी रिमूव्ड। तो ट्रैवल डॉट डाउ में हमने काम क्या किया है, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हमने सिर्फ ऑप्शंस बनाई है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू इनपुट कराई है, राइट, और उसको हम परसिस्ट करा रहे हैं। तो ये हमने किसमें किया है, ट्रैवल डाउ में किया है, जिसमें आप लोग इस तरीके से इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। तो दिस इज अवर ट्रैवल डाउ। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया है थोड़ा बहुत, दैट्स इट। बाकी इंफॉर्मेशन पिछली क्लास जैसी है जो हमने कस्टमर डाउ में भी किया था पहले। अब देखो हमारे पास डाउ क्लास सेट हो चुकी है, इसके अलावा हमारे पास क्या आ चुका है, एंटिटी क्लासेस भी आ चुकी है। अब क्या चीज चाहिए हमें, रिसोर्सेस में एक CFG फाइल चाहिए, राइट। तो हम एक तो रिसोर्सेज में चलते हैं और एक CFG फाइल डाल देते हैं, और CFG के साथ साथ में हमें HBM फाइल भी चाहिए। तो मुझे XML वाला कोई प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री वाला प्रोजेक्ट आई थिंक हमारा XML पे था, तो वी विल टेक द HBM फाइल फ्रॉम हियर। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से इसकी HBM फाइल को लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ अब हमारे को क्या करना है, बस सेटिंग वाली फाइल्स में जाकर वैल्यू सेट करनी है। सो लेट्स कम टू द XML फाइल्स नाउ। तो देखो CFG फाइल में तो हमारे को अगर डेटाबेस सेम रखना है तो सेम ही रहेगा, जैसे मैं न्यूज डेमो ही ले रही हूँ, ठीक है, इसी के अंदर हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं अभी HBM फाइल का यूज कर रही हूँ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे क्लास की जगह क्या आ जाएगा, रिसोर्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लेंगे, com डॉट फाइल्स डॉट, यहाँ पे आपकी क्या आएगी, एंटिटी डॉट के बाद कौन सी वाली क्लास आ जाएगी, सॉरी क्लास भी नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा आपका, रिसोर्स आएगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाथ लेना पड़ेगा com/files
स्लैश करके, और इसके बाद क्या आ जाता है आपका com/file/ फिर आएगा एंटिटी स्लैश, और इसके बाद फाइल का नाम क्या था हमारे पास, HVM फाइल का, सॉरी एंटिटी नहीं आएगा, रिसोर्सेज आएगा, रिसोर्सेज आ जाएगा। और रिसोर्सेज में क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने अभी HVM फाइल का नाम चेंज नहीं किया, सो मैं इसका नाम रख दूंगी travel.hbm.xml। तो आप अपनी मैपिंग रिसोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्स आ गया। अब इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की जगह पे आप लोग इसको क्या कर दो, ट्रैवल कर दो, ठीक है। तो travel.hbm.xml फाइल आ गई। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी CFG में, और कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मैपिंग रिसोर्स लिया आपने। इसके बाद travel.hbm फाइल में आते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, चेंजेस लाने। अब देखो, जब हम हाइबरनेट मैपिंग लगाएंगे तो com.files में हमारी यहाँ पर जो क्वालिफाइड नेम है पेरेंट क्लास का, वो चेंज होगा सबसे पहले। तो क्वालिफाइड नेम क्या था हमारे पास, जो पेरेंट क्लास है दैट इज ट्रैवल इंफॉर्मेशन, तो आप इस क्लास का क्या लेंगे, क्वालिफाइड नेम लोगे। तो कॉपी करते हैं क्वालिफाइड नेम को, और इसे हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। इसके बाद आपको इसके लिए पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, देखो अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं ना HBM, तो HBM फाइल में पहले आता था डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, सेकंड टेबल अलग अलग क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पर भी क्या है, टेबल अलग ही बननी है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हमें डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, तो इसे हटा देते हैं। फिर आईडी में हमारी कस्टमर आई थिंक हमने जो बनाई थी विच इज ट्रैवल ID, तो इस फाइल को ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी इस फील्ड को ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी मुझे ट्रैवल ID ही रखना है, टेबल में भी। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम की जरूरत यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी, सो जस्ट रिमूव दिस कॉलम फर्स्ट। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज बचते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कस्टमर नेम, सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पर, पैकेज प्राइस, तो ये भी यहाँ पर आपका पैकेज प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर ना देखो, ये चीज चेंज होगी कि पहले हमारा आता था सब, पहले वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में सब क्लास, पर उसके बाद क्या आया था, यूनियन सब क्लास, राइट। पहले वाले में सब पर, तीसरे वाले में जॉइंट सब क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ऑप्शन यूज करनी है, जॉइंट सब क्लास, और इसी का जो नेम है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, कहते हैं। और यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जॉइंट सब क्लास को ही क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो, जब आप जॉइंट सब क्लास लेते क्वालिफाइड नेम यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, तो जो भी आपकी फाइल है, जैसे कि मेरे पास फाइल लेते हैं, सबसे पहले माउंटेन डेस्टिनेशन ले लेते हैं, तो इसका क्वालिफाइड नेम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर आएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माउंटेन डेस्टिनेशन ही, इसका टेबल नेम रख देते हैं, ठीक है। तो ये इस नाम का एक टेबल बना देगा। अभी भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एक काम करते हैं, इसको ना हम खुद से नहीं लेते, क्योंकि कई बार एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपने इसकी प्रॉपर्टी सही से डिफाइन नहीं की है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या करने वाला है, यहाँ पे ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाला है, तो कि कौन सी की को यूज करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले की लोगे, फिर की लेने के बाद यहाँ पे आप उसका कॉलम डिफाइन करोगे, ठीक है।
और इसी कॉलम की वैल्यू पे कि कॉलम कौन सा वाला है यहाँ पर हमारा ट्रैवल आईडी, तो सभी जगह पे ट्रैवल आईडी ही चलने वाला है, ठीक है। तो दिस विल बी अवर फॉरेन की। तो यहाँ पे लेते हैं की कॉलम ट्रैवल आईडी और की, फिर इसके बाद बाकी की प्रॉपर्टीज क्या है इसमें। देखो पहली जो प्रॉपर्टी है माउंटेन क्लास के अंदर, ठीक है, दैट इज एक्टिविटीज। इस वाले नाम को कॉपी करो और इसे यहाँ रूम टाइप, तो कॉपी करते हैं इसे भी और यहाँ पे क्या लेंगे HBM फाइल में प्रॉपर्टीज में रूम टाइप ले लेंगे। तो ये हमारे पास हमारी की बन जाएगी ट्रैवल आईडी एंड आफ्टर दैट इसकी एक्टिविटीज एंड रूम टाइप यहाँ पर आएगा। तो ये आपकी क्या बन गई जॉइंट सब क्लास की वर्किंग आ गई। सेम काम हमें दूसरे वाले में भी करना है, तो मैं काम करती हूँ ना, मैं इसे हटा देती हूँ अभी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ रीच डेस्टिनेशन, टेबल का नाम भी मुझे यहाँ पे माउंटेन की जगह पे रीच डेस्टिनेशन लेना, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। की कॉलम यहाँ पर भी मुझे, पर हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या आएंगी, तो बीच डेस्टिनेशन में हमारे पास है स्पोर्ट्स टाइप फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगा। सेकंड वेरिएबल क्या है यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई सेकंड वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो अभी हमारे पास देखो HBM फाइल में क्या क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ गई बाकी प्रॉपर्टीज बनाई। फिर आई फर्स्ट वाली सब क्लास की इंफॉर्मेशन जो कि कौन सी थी माउंटेन डेस्टिनेशन, और उसका हमने टेबल बता दिया, उसकी की प्रॉपर्टीज डिफाइन की। सेम वे में हमने अपनी थर्ड क्लास को डिफाइन किया बीच डेस्टिनेशन को, जिसका हमने टेबल डिफाइन किया। आफ्टर दैट हमने इसका कॉलम क्रिएट किया। यहाँ पर के वाली क्लास में मैपिंग कैसे चल रही है? यस एनी डाउट्स सर? नो मैम। ओके, तो देखो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर मैप। थर्ड हमें क्या करना है कि हमारी पास जो डाउ क्लास थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोल्डर का यूज किया इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा com डॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगी hibernate.cfg.exe, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो थी वो सेट हो चुकी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी क्लास जो थी ट्रैवल डाउ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, आप लोग इसकी फंक्शन को बुला सकते हो रजिस्टर ट्रैवल, ठीक है। तो इसको यहाँ से अगर मैं अभी के लिए रन कराती हूँ, लेट्स सी कि ये क्या वर्क करता है, और अगर एरर आती है तो क्या एरर आती है। ओके, देखो अभी यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ रही है मैपिंग रिसोर्स नॉट फाउंड। कोई मुझे बताएगा ये एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे हम? यस मैम डबल स्लैश लगा दी इसके लिए। भाई ये दे रहा है ओरिजिन रिसोर्स पूछ रहा है com.files.resources/travel.html, तो डबल स्लैश कहाँ लगेगा? ये तो एरर इस लाइन का आ रहा है ना, CFG का एरर नहीं आ रहा, इसका एरर आ रहा है। तो इससे कैसे रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करोगे इसे? मैम जो XML लगाते रिसोर्सेज के जस्ट बाद वो तो नहीं एरर दे रहा। एक्चुअली मैम हम उसको पैकेज के अंदर रखे हुए हैं ना, तो मैंने पाथ तो दिया था ना, इसलिए फाइल्स रिसोर्सेज पैकेज का पाथ तो मैंने दिया है।
कल भी हमने सेम ही प्रॉब्लम एनकाउंटर की थी और मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया था, अगर किसी को याद हो तो आप उसको देख के भी बता सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ रैम में जो भी एरर आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिसोर्स का प्रॉब्लम है, मैपिंग रिसोर्स का, इट्स नॉट द एरर फॉर CFG फाइल। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज, सेकंड थिंग आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, क्या लगेगा यहाँ पर। मोहन देख रहे हैं या फिर मैं बताऊं? हम देख रहे हैं। देख के बताइए। यस, किसी को मिला सॉल्यूशन? मैम रिसोर्स XML शायद। देखो मैपिंग रिसोर्स जो था, यहाँ पर आपको फोल्डर का क्या लेना होता है, क्वालिफाइड नेम लेना होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, उसकी वजह से के लिए आता, तो कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम दे देता। तो हम यहाँ पर अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, इसके नाम को प्रॉपर कॉपी किया। ठीक है, मैंने खुद से नहीं टाइप किया। अब लेट्स सी एक बार कि अभी रन होता है या नहीं होता, राइट। तो मे बी पाथ में कुछ प्रॉब्लम था, उसी की वजह से दिक्कत थी, मतलब पाथ की। अभी देखो आपका टेबल क्रिएट हो गए तीनों के तीनों। फर्स्ट थिंग, ट्रैवल डिटेल्स, माउंटेन डेस्टिनेशन, बीच डेस्टिनेशन। इसके बाद यहाँ पर इसने टेबल को ऑल्टर भी किया है, देखो क्यों। ठीक है, तो इसने ट्रैवल आईडी को फॉरेन की बना दिया। अब अगर आप यहाँ पर इसके टेबल्स का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास अभी भी 3 ही टेबल बन के आ रहे हैं। पहला टेबल बन के आ रहा है ट्रैवल डिटेल्स। ट्रैवल डिटेल्स देखते हैं, पैकेज प्राइस, मतलब जो मेरी क्लास में फील्ड थी ना, उतने ही यहाँ पर कॉलम्स बने। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वाली फाइल बनी, बीच डेस्टिनेशन, इसमें सिर्फ ट्रैवल आईडी आ रहा है एक, उसके अलावा बाकी कॉलम्स नहीं है। सिर्फ स्पोर्ट्स टाइप और क्रूज टाइप आ रहा है, किसके लिए, बीच डेस्टिनेशन वाले टेबल के लिए। सेम वे में अगर आप यहाँ पे माउंटेन डेस्टिनेशन का टेबल देखोगे तो उसमें भी ट्रैफिक फील्ड्स रिपीट नहीं हो रही है, बिकॉज ये यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या वर्किंग चल रही है इसकी? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो कस्टमर नेम पूछ रहा है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा करण, पैकेज प्राइस लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन में बीच डेस्टिनेशन है, स्पोर्ट्स टाइप ले लेते हैं एंड क्रूज टाइप ले लेते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी।
अब देखो जो फर्स्ट वैल्यू थी वो बीच डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग दोबारा से चेक करते हैं कि ट्रैवल डिटेल्स में क्या होगा। सो देखो ट्रैवल डिटेल्स में फर्स्ट वाला कस्टमर का आईडी, नेम और उसका पैकेज प्राइस, तो यहाँ पे उसका ट्रैवल आईडी आ रहा है, उसका स्पोर्ट्स और क्रूज टाइप आ रहा है, मतलब दोनों टेबल आपस में रिलेट होके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बाद में, ठीक है। तो दोनों में इंफॉर्मेशन क्या हो गई, नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी बीच डेस्टिनेशन की वैल्यू को लिया था। सेम वे में अगर मैं इसको दोबारा से भी रन करती हूँ, तो अब मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिया माउंटेन डेस्टिनेशन के लिए, तो कस्टमर ने मान लो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, पैकेज प्राइस ले लेते हैं, एक्टिविटीज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइकिंग ले लेते हैं, और क्या होता है वहां पे, चलो हाइकिंग ही डालते हैं फिलहाल, तो रूम टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो अगर आप इसके अंदर जाओगे और अभी माउंटेन डेस्टिनेशन वाली फाइल देखो, मीडियम दिखा रहा है, बाकी की जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर वाली जो हो जा रही है वो जा रही है ट्रैवल डिटेल्स में, ठीक है। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करती हूँ तो सेकंड कस्ट कि वो माउंटेन वाले में जा रहा है या बीच वाले में जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, इसके सब टेबल्स में से मिलेगी। इतना क्लियर हो गया सबको कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर ये ऑप्शन? यस मैम। ओके, तो आपके पास जब आता है टेबल पर सब क्लास, ठीक है, तो टेबल पर सब क्लास रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करता है, जबकि टेबल तो बना रहा था बस रिलेट नहीं कर रहा था, इसी की वजह से सभी में एक ही जैसी फील्ड्स दिख रही थी। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो सारे क्लासेस का एक ही टेबल क्रिएट कर, हम इसमें जब इसी चीज को एनोटेशन से करना चाहते हैं तो एनोटेशन से इसी चीज को कैसे करेंगे वो चीज भी देख लेते हैं साथ के साथ में। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रैवल डाउ तो देखो ऑलमोस्ट देखा जा नहीं आता, तो मैं इसी वाले प्रोजेक्ट में बना देती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं ट्रैवल डाउ के साथ में इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस इसका नाम हम चेंज करके ट्रैवल डाउ 1 कर देते हैं या एनोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो एक और क्लास क्रिएट हो गई ट्रैवल डाउ की, ट्रैवल डाउ एनोटेट करके, फाइन। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ इसका नाम चेंज किया और जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगी एक एक करके, लेकिन पहले इसकी क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये फाइल आ जाएगी। ऐसे ही एंटिटी जो फोल्डर है ना, मैं एंटिटी फोल्डर पूरा ही कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसका जो नाम है, ठीक है, एंटिटी फोल्डर को एंटिटी 1 कर देती हूँ, फाइल्स डॉट एंटिटी 1 करके, ठीक है। अब इसमें भी मेरे पास सेम ही क्लासेस है जो कि ऊपर वाले में थी, तो मैं काम कर रही हूँ कि इन सबको क्लोज करते हैं, पहले तो बंद करते हैं। एक चाहिए ट्रैवल डॉट एनोटेट और फिर चाहिए कॉम डॉट फाइल्स डॉट एंटिटी 1 की तीनों क्लास चाहिए, इनको मैं ओपन कर लेती हूँ एक साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं तो HBM फाइल तो हमारी इस बार भी नहीं बनेगी, तो चेंज क्या आएगा फाइल्स के अंदर वो हमें मेनली देखना है। सबसे पहले तो अगर मुझे HBM यूज नहीं करना तो एंटिटी लग जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे क्या लगेगा टेबल आ जाएगा, वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे जो पिछला वाला टेबल था ना HBM फाइल में, हमें वही टेबल का नाम लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि अलग अलग टेबल बने, इसलिए मैं
टेबल का नाम यहाँ से कॉपी करके दे रही। अच्छा, ये बीच डेस्टिनेशन वाली क्लास हमने ओपन किया, तो इसी का जो नाम है वो हमें यहाँ पे देना है बीच डेस्टिनेशन की टेबल नेम में, क्योंकि फिर हमारा सेम ही टेबल यूज हो जाएगा, डिफरेंट टेबल नहीं बनेगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टेबल की। इसके बाद ठीक है, सो इनहेरिटेंस चल रही है और इसमें स्ट्रेटेजी क्या लग रही है। अब देखो इस वाले में जनरेशन टाइप जो रहेगा, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आएगा, इसमें आप लोग यूज करने वाले हो, सो इनहेरिटेंस टाइप क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी जॉइंट, ठीक है, इसमें जॉइंट लगेगा। और इसके बाद आपका इनहेरिटेंस टाइप जब सेट हो जाता है तो फिर तो एज ऑल ऑफ यू नो कि आईडी किसके लिए आता है, प्राइमरी की के लिए आता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या चलेगा, जनरेटेड वैल्यू, और जनरेटेड वैल्यू में क्या आ जाएगी, इसकी स्ट्रेटेजी लगा दो, जनरेशन टाइप, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके बाकी के कॉलम के नाम तो सेम टू सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। तो हम इसको वैसे का वैसे ही ले लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सो दिस इज द चेंजेस। तो यहाँ पे इस आपकी जो दूसरी क्लास थी, 1 सेकेंड, 1 मिनट, इसमें हमें एक काम और करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द चाइल्ड क्लास ना, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू और लगानी पड़ेगी, बिकॉज बीच डेस्टिनेशन इज द चाइल्ड क्लास। तो टेबल एंटिटी आएगी, इसके बाद ना एक वैल्यू और लगाते हैं, माय मिस्टेक, ये वाला जो ऑप्शन था इनहेरिटेंस का, ये पेरेंट क्लास में जा रहा था, इसको हम यहाँ पर क्या देंगे, प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, क्योंकि हम प्राइमरी की से इसको ज्वाइन करा रहे हैं। और उसका नेम क्या देंगे, जैसे हमने HBM फाइल में दिया था ट्रैवल आईडी, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम के अंदर नेम क्या आएगा, ट्रैवल आईडी आएगा, आईडी आएगा यहाँ पर। अच्छा, जनरेटेड वैल्यू इसमें भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारी प्राइमरी की नहीं है, पेरेंट क्लास की तरह रखती थी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपकी वैल्यूज को डिफाइन करना है। सो सिर्फ 3 चाइल्ड में सिर्फ ये 3 एनोटेशंस एक्स्ट्रा लगेंगे, और कॉपी करके इसे दूसरी चाइल्ड क्लास में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी चाइल्ड क्लास आपकी जो है दैट इज माउंटेन डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर आपकी जो सेकंड वाली चाइल्ड क्लास है, इसमें भी आपको सेम ही काम करना है, बस यहाँ पर आपको के लिए माउंटेन डेस्टिनेशन के लिए, तो इस वाली नेम को आप लोग यहाँ से लोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे। इसके बाद प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, यहाँ पे भी ट्रैवल आईडी रहेगा। आफ्टर दैट इसकी पेरेंट क्लास में आ जाओ, ट्रैवल इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर आपका देखो एंटिटी ऑप्शन तो लगेगा ही, तो मैं एक काम करती हूँ ना, यहाँ से इसको कॉपी ले लेते हैं, तो एंटिटी और टेबल तो आएगा ही आएगा। तो टेबल में हमारे पास क्या नाम आ जाएगा, जो नेम हमने अपने वहां पे टेबल को क्रिएट कर रखा जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर हमें इनहेरिटेंस बताना पड़ेगा कि किस टाइप का इनहेरिटेंस हमारा यूज हो रहा है। तो आप @inheritance लो, इसके अंदर इसकी स्ट्रेटेजी बताओ, इनहेरिटेंस टाइप बताओ, आपको प्राइमरी की बताना है कि प्राइमरी की कौन है, इन ट्रैवल आईडी, एंड प्राइमरी की को जनरेट कैसे कराना है, आप लोगों को इसको ऑटो इंक्रीमेंट कराना है। तो जनरेटेड वैल्यू लोगे और इसमें क्या लोगे, स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी में आएगा जनरेशन रखना है। तो ट्रैवल आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा वहां पे,
इसको यहाँ पे क्रिएट करके छोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी इस तरीके से। आफ्टर यू आर डन विद दिस, फिनिश हो गया। अब एनोटेशंस का टास्क हो गया खत्म। हमने डाउ क्लास के अंदर भी जो चेंजेस लाने हैं वो इसमें अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि देखो सेम CFG फाइल ऐड करूंगी तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करते CFG को, ठीक है, और CFG 2 ना लेकर मैं हाइबरनेट 1 कर देती हूँ। और यहाँ पर भी बस नाम में मुझे क्या करना है, हाइबरनेट 1 करना है, ठीक है। पहली चीज ओपन करो। यहाँ पर अब क्योंकि आप लोग एनोटेशंस का यूज कर रहे हो तो रिसोर्स नहीं लगेगा, इसको हटा देंगे। और अब यहाँ पे क्या लगेगा, मैपिंग क्लास। क्लास में जाओ, इसको राइट क्लिक करो नेम को और कॉपी करो क्वालिफाइड नेम, पुट इट इन द कॉन्फ़िगरेशन हियर। इसके बाद आपकी जो यही वैल्यू है सेम, ये चेंज होती जाएगी बाकी क्लासेस के लिए भी। तो इसको हमें 2 टाइम्स और लेना पड़ेगा। ट्रैवल इंफॉर्मेशन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, बीच डेस्टिनेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माउंटेन डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से डन नाउ। अब जब ये टास्क भी हो चुका है तो इसकी जो ट्रैवल HTML फाइल थी वो तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे अब, ठीक है, वो यूज ही नहीं होगी। तो हमारी CFG फाइल एक्स्ट्रा आ गई पास। जो भी क्लासेस पहले से थी उन क्लासेस के ना इंपोर्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइल को कॉपी पेस्ट किया था और कॉपी पेस्ट की वजह से ये पहले 1 कर दिया था। तो मैं इसके इंपोर्ट्स को चेंज कर देती हूँ, बाकी क्लासेस ऑटोमेटिकली उसी को फॉलो करेंगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स वही हैं, वैल्यूज वही हैं, बस पैकेज बदल गया क्योंकि हमें इसको एनोटेट चुके हैं। अभी आ जाते हैं app.java में, ठीक है। app.java में चलते हैं और यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को भी कमेंट्स में डाल देती हूँ। और यहाँ पे हम लेंगे ट्रैवल डाउ एनोटेट का ऑब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर ट्रैवल मेथड को कॉल करो। सेम मेथड को अब मैंने एनोटेशंस लगा के वर्क कराया, ठीक है। टेबल कोई नया क्रिएट नहीं हुआ, सेम टेबल ही चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू लेती हूँ, जैसे कि लेट सपोज मैं फर्स्ट वाला बीच डेस्टिनेशन वैल्यू लेती हूँ, तो इन लिया 78,000 और बीच डेस्टिनेशन है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें बेसिकली लेते हैं इसमें पैराग्लाइडिंग, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइकिंग और स्कीइंग। क्रूज टाइप ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं प्रीमियम। यहाँ पर जो काम हमारा पहले हो रहा था किसकी हेल्प से, XML की हेल्प से, वही सेम काम हमारा यहाँ पे भी चल रहा है। देखो हमारे पास 4th रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बीच डेस्टिनेशन में जाएंगे और इसको अगर ओके, तो यहाँ पे इस वे में आपके पास सारी वैल्यू सेट हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो मैंने एक ही प्रोजेक्ट में दोनों का ही दिखा दिया है, XML और एनोटेशन दोनों का शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग एक बार इसको देख लो, ठीक है, और इसको अगर क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आई विल गिव यू सम टाइम टू क्रिएट दिस वन, यू कैन क्रिएट इट। तो इसको आप लोग पहले क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कलेक्शन मैपिंग का।
तो कलेक्शन इंटरफेस का हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे कि कैसे उसकी वैल्यूज को यूज कर। मैम यदि हम ट्रैवल डिटेल्स यानी पेरेंट क्लास से अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करते हैं तो क्या वो दोनों टेबल से डिलीट हो देखो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे ट्रैवल क्लास में कुछ भी डिलीट करूंगी तो चाइल्ड में तो हमने कुछ बनाया ही नहीं ना, जो कहाँ चेंज आएगा, एक तो आपकी जो मेन क्लास है उसको रिलेट करके फंक्शन को कॉल किया, तो सिर्फ दो ही जगह चेंज करना पड़ेगा। मैम डेटाबेस से यदि डिलीट करना चाहें मतलब ID1 दे जो कि पेरेंट का उसमें है ट्रैवल डिटेल्स में, तो क्या ये पूछ रहा था। अगर डेटाबेस डिलीट होगा तो उसके टेबल वगैरह सब डिलीट हो जाएंगे ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैम पेरेंट टेबल तो आप कह रहे हो कि अगर मैं पेरेंट टेबल डिलीट करता हूँ तो चाइल्ड भी डिलीट होगा, या फिर पेरेंट जैसे ट्रैवल डिटेल से हम ID1 यूज करें और उसको मतलब उससे टेबल बनी है उनसे भी डेटा डिलीट जाएगा, उसमें जाएगा, क्योंकि डेटा जो टेबल है वो आपस में रिलेटेड है। तो अगर रिलेशनशिप सेटअप होती है तो ऐसे में क्या रहेगा कि अगर एक डिलीट हो जाएगी। ओके कोई बात नहीं, इस चीज को मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो हमने दो ही क्वेरी चलाकर देखी है, एक तो इंसर्ट की और एक किसकी देखी है, व्यू की देखी थी। तो बाकी की एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और भी आएगा, इनहेरिटेंस मैप, सॉरी कलेक्शन मैपिंग तो अच्छा है ही, कलेक्शन इंटरफेस को यूज करके देखेंगे। इसके साथ साथ में आप लोगों के पास जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा HQL एंड डिलीट, ये ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसी के थ्रू होंगे हमारे, तो वो भी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगी कि कैसे वर्क करता है। लेकिन सबसे पहले अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, फिर कलेक्शन मैपिंग का खत्म भी हो जाएगा। कल क्लास रखूं मैं आप लोगों की? यस मैम। कितने ईयर्स है यहाँ पर? बस चलो हाथ खड़े कर ही लो पहले सारे के सारे, बाकी यस नहीं है और तो कलेक्शन मैपिंग कैसे वर्क करती है इसको हमें मेनली देखना है, राइट? तो इसे समझते हैं। तो देखो कलेक्शन मैपिंग का मतलब क्या होता है, दैट Hibernate provides the functionality for persisting collection objects, क्योंकि देखो हमारा सारा काम वेरिएबल्स में नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जाकर हमारे को कलेक्शन की जरूरत पड़ने ही वाली है, राइट? क्योंकि मान लो हो सकता है मुझे एरे लिस्ट बनानी पड़े, या फिर मुझे यहाँ पर लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़े, हैश मैप बनाना पड़े, तो कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ सकता है। सो इन दैट केस हमें ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल की प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है, लेकिन कलेक्शन वाले इंटरफेस में जो वैल्यू है उनकी प्रॉपर्टी कैसे सेट होगी, XML में कैसे जाएगी, एनोटेशन में कैसे जाएगी, तो ये चीज हमें मेनली अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी अगर हम बात करते हैं तो हाइबरनेट हमारे को फंक्शनलिटी देता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की भी मैपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इट प्रोवाइड्स फॉर परसिस्टिंग कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स with tables as well. So it provides mainly all the major collection interface objects. तो जितने भी इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके, उन सभी के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब अगर मान लो मुझे कभी भी यहाँ पे कलेक्शन मैपिंग में काम करना है, तो कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो हम मेनली यहाँ पर देख सकते हैं। ओके तो देखो ज्यादातर हमारे पास जो मेन फोर यहाँ पे ऑप्शंस है वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है वो आती है लिस्ट, जो लिस्ट इंटरफेस था जिसमें लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सब कुछ आ रहा था। ओके तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स को ले लेगा।
सेकंड आपके पास आ जाता था इसी के अंदर बैग। जो बैग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो बैग क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों को अगर बैग का यूज करना पड़ता है तो ये मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्यू वगैरह इस टाइप की वैल्यूज को भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मेनली हम इसको यूज करेंगे तो लिस्ट की हेल्प से यूज करेंगे। वी विल लुक एट इट। इसी तरह से यहाँ पर बैग के अलावा, क्योंकि बैग पहले ज्यादा यूज होता था, अब इसको हम लिस्ट में ही मर्ज कर देते हैं, तो इसलिए सेकंड नंबर पे हम डालते हैं सेट को, और थर्ड नंबर पे हम डालते हैं मैप को, कि मैप की ऑप्शंस आ जाए। तो ये आपके क्या है, मेन 3 इंटरफेस है जिसके अंदर इनकी इंटरनल क्लासेस आती है, जैसे मैप हैश मैप ले लेता है, हैश सेट ले लेता है, सेट जो है वो आपका क्यू इंटरफेस और स्टैक वगैरह भी ले लेता है, हैश सेट भी उठा लेता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज भी ले लेता है। ओके, तो चौथे में हम इसको प्रॉपर्टी को अलग से भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज का जो आपका लास्ट में मैंने कलेक्शन ऑब्जेक्ट बताया था, जो हर ऑब्जेक्ट को ले लेता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर मान लो आप लोग क्या करना चाहते हो, कभी भी आप लोग इस टाइप से इन चारों कलेक्शंस में से कुछ भी यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आप इसकी मैपिंग को यूज करोगे। कैसे करेंगे इसकी मैपिंग को, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं। सबसे पहले मतलब एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं अलग से कलेक्शन मैपिंग के लिए। तो इन वाली क्लासेस को भी मैं क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल इन करते हैं, और यहाँ पे एक नया मेवन का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इसे भी क्विक स्टार्ट में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कलेक्शन मैपिंग। com.files ले लेते हैं, तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनकर हमारे पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको यस कर देते हैं। आफ्टर दैट कलेक्शन मैपिंग प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास। ये प्रोजेक्ट जो है वो जावा 1.8 में लगा हुआ है, तो मैं इस काम करती हूँ ना, सबसे पहले तो इसका बिल्ड पाथ में जाके इसका जेडीके चेंज कर देते हैं। आफ्टर दिस pom.xml में आ जाते हैं। pom.xml में मुझे क्या चाहिए था, मुझे अपनी डिपेंडेंसीज चाहिए थी, तो pom.xml में चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, और यहां से हम डिपेंडेंसीज को ले लेते हैं। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज थी, अगेन MySQL, एक मिनट, बाकी की नहीं दिख रही यहाँ पर, ओके मैंने गलत प्रोजेक्ट ओपन किया था। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हाइबरनेट कोर, MySQL एंड Lombok। तीनों डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट में भी। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टास्क ये करना है, जब ये ऑप्शंस बन जाती है तो हम आते हैं SRC मेन जावा में। SRC मेन जावा में com.files तो बना ही हुआ है, कंट्रोल एन करके एक न्यू क्लास ले लेते हैं। क्लास के बाद मैं यहाँ पर इसमें पैकेज को यहीं से बना देती हूँ, तो com.files तो आ ही रहा है, तो इसके आगे एंटिटी लगा दो, क्लास का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, एज एन एंटिटी नेम। अब देखो यूजुअली जब हम कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो उस एम्प्लॉय के लिए हम क्या क्या वैल्यूज सेट करते हैं यहाँ पर वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक न्यू एम्प्लॉय बनाया, तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या क्या वैल्यूज ले सकती हूँ, जैसे कि इंट EMP ID ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंट EMP ID के साथ साथ में यहाँ पे इसका स्ट्रिंग में नेम ले लेते हैं। तो ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं एक एम्प्लॉय के लिए वैल्यूज लगा रही हूँ, तो हो सकता है ना कि उसके पास एक से ज्यादा फोन्स हो, तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि उसके पास जितने भी फोन नंबर्स हैं मैक्सिमम टू मतलब मिनिमम में कम से कम 2 तो स्टोर कराई लो, ठीक है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे लिस्ट का यूज करूंगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेते हैं प्राइवेट लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसके अंदर किस टाइप का फोन नंबर लेना चाहती हूँ,
लॉन्ग टाइप का, ठीक है। और लिस्ट को ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये फोन नंबर्स, ठीक है। इसका इंपोर्ट लगा देते हैं, कंट्रोल ये आपका लगेगा java.util वाला। इसके बाद देखो जैसे लिस्ट को हमने क्रिएट करा ना यहाँ पर, तो लिस्ट आपके पास तो आई गई यहाँ पर। अब ऐसे ही अगर मान लो मुझे यहाँ पर और भी वैल्यूज को स्टोर कराना है, जैसे कि हो सकता है मुझे यहाँ पर अपने एक और वैल्यू को लेना हो, इसमें और क्या हम ले सकते हैं भाई, एक एम्प्लॉय की और क्या वैल्यूज आ सकती है, जैसे कि ले लेते हैं प्राइवेट, और मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ सेट का। तो सेट में मैं यहाँ पे हॉबीज लेना चाहती हूँ, जिसको मैं लूंगी स्ट्रिंग में। तो जितनी हॉबीज होंगी सभी की सभी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉबीज करके वैल्यूज ले लेती हूँ, इसका भी इंपोर्ट लगा देते हैं java.util वाला। इसके बाद आपके पास दो तो वैल्यूज आ गई, एक आ गई लिस्ट की, एक आ गई सेट की। ऐसे ही मुझे यहाँ पर और भी वैल्यूज को स्टोर कराना है, जैसे कि मैंने लिया प्राइवेट, ओके। और इसी के अंदर हमें कुछ वैल्यूज और चाहिए जिसमें हम यूजर की और भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे कि एक हो गया फोन नंबर, एक हो गया हॉबीज, ऐसे ही और क्या ले सकते हैं। तो हो सकता है एक यूजर क्वालिफिकेशंस, गुड। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम मैप ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्वालिफिकेशंस डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, मल्टीपल वैल्यूज आ गई जो कि अलग अलग यूजर को सपोर्ट करती है। अच्छा देखो, मैप की जब आप लोग वैल्यू लेते हो तो ये यहाँ पे दो वैल्यू लेता था ना, एक तो की होती थी और उसकी वैल्यू भी होती थी। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसी में ही दो वैल्यू लेंगे, तो एक स्ट्रिंग और दूसरा भी स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास सेट हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉपर्टी सेट करते थे, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज, अब किस टाइप की प्रॉपर्टीज लेनी है और क्या इसमें ले सकते हैं यूजर का, अगर मुझे प्रॉपर्टीज को सेट कराना हो, और कोई इंफॉर्मेशन है जो हम एम्प्लॉय की स्टोर करा सकते हैं। सैलरी तो एक ही होगी ना, मुझे मल्टीपल चीजें करानी है। तो मान लो आप यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस डाल सकते हैं जिसमें कंपनी का नेम और उसका एक्सपीरियंस, ऐसी कई वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट। तो हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 ये सारे वेरिएबल सेट हो गए, ठीक है। अब हम लॉम्बक का अगर यूज कर ही रहे हैं तो गेटर सेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस क्या करना है, इसकी एनोटेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो कहीं से भी किसी भी फाइल से ले लेते हैं, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग सभी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे वेरिएबल बनकर आ गए। अब देखो, जब सारे वेरिएबल्स बन चुके, मतलब हमने एक तरह से कलेक्शन के काफी सारे ऑप्शंस का यूज किया है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कलेक्शन ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं। अब ऐसे में मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मान लो मैं XML से करती हूँ तो HBM फाइल में हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो HBM फाइल में इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट होगी, है ना। तो मेन हमें उस पर फोकस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी HBM फाइल हमारे पास यहाँ पर एक है ना ट्रैवल वाले में, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं com.files में ही डाल देती हूँ इसको, मैं इसको अलग से फोल्डर में नहीं डालती। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल आ गई, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ट्रैवल की जगह इसको मैं बना देती हूँ एम्प्लॉय के लिए। तो इसको हम नाम जो दे है वो दे देते हैं इसी का एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारी HBM फाइल बन जाएगी। अब HBM फाइल की ही जो इंफॉर्मेशन है ना वो इसके लिए मेन रहेगी। तो हमने एंटिटी क्लास तो बना दी, एम्प्लॉय की HBM फाइल ले ली यहाँ पर।
अब सबसे पहला काम क्या करना है ना, क्लास का क्वालिफाइड नेम ले लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, एम्प्लॉय एचबीएम में आते हैं और इसकी जगह पे क्लास नेम में अब हम क्या यूज करेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे जो मुझे टेबल बनाना है वो मुझे एम्प्लॉय नाम का बनाना है, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यूज है, अब जैसे आईडी होता है वो तो चेंज होगा ही होगा, एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, तो ईएमपी आईडी नाम का हमारा फील्ड बन जाएगा। कॉलम नेम टेबल में भी वही लेना है, तो आप नेम सेम रख दो, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, ओके। इसे भी इंक्रीमेंट में ही रख देते हैं। आफ्टर दैट बाकी की प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्लॉय के अंदर एक वैल्यू थी ईएमपी आईडी, दूसरी थी नेम, तो मैं नेम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि यहां तक तो ये सिंपल प्रॉपर्टी ले रहा था। अब अगली प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ पर हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो एक वेरिएबल नहीं है नॉर्मल, वो लिस्ट का है। तो फोन नंबर की जो लिस्ट वाली ऑप्शन आ रही है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे वहां पे, मेनली हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एम्प्लॉय एचबीएम में आ जाओ, यहाँ पर आपकी ये वाली मैं ऑप्शन हटाती हूँ, ज्वाइंट वाली, क्योंकि इसकी अब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टी का अगर मान लो मुझे वैल्यू लेना है, तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी लूंगी तो प्रॉब्लम करेगा ना, लिस्ट की वैल्यू है, सॉरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए हमें लिस्ट ही लेना पड़ेगा। तो लिस्ट का नाम क्या है, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा। अब भाई लिस्ट का नाम क्या हो जाएगा, जो नाम यहाँ पे हमने दिया है, ठीक है। तो जो वेरिएबल का नाम दिया लिस्ट के अंदर, वही नाम यहाँ देना है। अब लिस्ट के अंदर अगर वैल्यूज को लेना है, तो देखो लिस्ट का ना अपना ही एक टेबल बनता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे इसका अपना अलग टेबल भी बना सकते हो। तो टेबल अगर आपको अलग से बनाना है तो आप क्या लोगे, इस तरह से लोगे, ठीक है, जिसमें फोन नंबर अलग चले जाएंगे। अब लिस्ट अगर लेते हैं तो लिस्ट के अंदर हमारा की कॉलम भी बनेगा। की कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं कि हमारी जो मेन क्लास है उसके अंदर हमने क्या लिया, ईएमपी आईडी, इसको ही ले लेते हैं। तो ये हमारा की कॉलम आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम भी आएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज की मल्टीपल वैल्यू आने वाली है। तो इंडेक्स के लिए ले लेते हैं, तो इंडेक्स का कॉलम, इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो इंडेक्स कॉलम क्या आ जाएगा, फोन टाइप, मतलब किस टाइप का फोन नंबर है, होम है क्या है, वो हम ले सकते हैं। और इसका जो टाइप रखेंगे वो हमें क्या रखना है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल मत देना, यहाँ पे स्मॉल ही देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स का टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इंडेक्स की वैल्यू को वर्क कराएगा। इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट ऑप्शन भी आती है कि भाई एक तो हो गया फोन टाइप, कि फोन टाइप की वैल्यू है कॉलम का नेम, और उसी में वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए आप लोग क्या लेंगे, कॉलम, और कॉलम के अंदर आपके पास क्या लिखना है, फोन नंबर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप इसका टाइप भी ले सकते हो, तो आपको जो भी टाइप डिफाइन करना हो वो आप डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं जो फोन नंबर है उसका टाइप जो है वो लॉन्ग में ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग में वैल्यू जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपनी लिस्ट के वैल्यूज को डिफाइन करोगे। अब ये तो हो गया तरीका लिस्ट की वैल्यू को डिफाइन करने का, मतलब उसके अंदर क्या क्या कॉलम चाहिए। एक की कॉलम हो गया, एएमपी आईडी, दूसरा फोन का कौन सा टाइप है, इंडेक्स कॉलम बनेगा, फिर फोन नंबर, ठीक है। तो ये तीन चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे लिस्ट में आपको इस तरह से एचबीएम फाइल में वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी लिस्ट यूज करने के लिए। अब ऐसे ही अगर मान लो आपको क्या यूज करनी है, अगर मुझे यूज करना है सेट वाला ऑप्शन, तो सेट वाले ऑप्शन के केस में क्या आएगा फिर, तो सी सेट वाले ऑप्शन के केस में आप लोग यहां पर आओगे। अब आप लोगे सेट की वैल्यू, तो सेट का नाम क्या है, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट का नाम यहां से ले लेते हैं, हॉबीज। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं सेट टाइप, अब ये किसको बिलोंग करती है, मतलब ये हॉबी किसकी है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या आएगा, की कॉलम आएगा। तो की का जो कॉलम है उसकी वैल्यू मतलब क्या आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपकी आएगी ईएमपी आईडी के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया आपका की कॉलम।
की कॉलम के बाद में अब इस की का एलिमेंट क्या है, क्योंकि इसमें हमारा इंडेक्स कॉलम नहीं होता, एलिमेंट होता है सिर्फ। सो एलिमेंट का कॉलम जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या लेनी है, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं हॉबीज, ठीक है, और इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये दो वैल्यू सेट हो जाएंगी किसके अंदर, सेट के अंदर। तो इस वे में आप लोग सेट की वैल्यू को यहाँ पे HBM फाइल में डिफाइन करोगे। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को अगर क्या लेना हो, मैप की वैल्यू को डिफाइन करना है, तो मैप की वैल्यू कैसे आती है, तो सबसे पहले मैप का नेम आएगा, ठीक है, तो मैप का यहाँ पे नाम डिफाइन करो सबसे पहले। लाइक अगर आप मैप को लेने जाते हो यहाँ पे, तो आप लेंगे मैप नेम, तो मैप नेम में आपका कॉलम नेम ही आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। एंड क्वालिफिकेशंस के बाद आपको अगली वैल्यू जो लेनी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या लेनी है, क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। अब इसका अलग से देखो टेबल बनेगा या नहीं बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अलग से टेबल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका टेबल ले लेती हूँ और क्वालिफिकेशंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे अलग से ही लूंगी। अब मैप के पास भी क्या आ जाएगा, की कॉलम तो आएगा ही, मतलब की कॉलम तो ऐसी वैल्यू है जो हर किसी के साथ आएगी। तो आप कॉलम ले लो और की कॉलम में EMP ID दे दो। ऐसे ही, अच्छा मैंने ऊपर वाले में डिफाइन नहीं किया था टेबल, फोन नंबर्स आ गया था, इसमें नहीं लिया था, तो यहाँ पे भी हमें टेबल तो लेना ही था, तो टेबल हम ले लेते हैं हॉबीज। देखो अभी तो मैं सिंपल वैल्यू ले रही हूँ, फ्यूचर में आप इसको दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे की कॉलम है EMP ID, और मैप के पास भी क्या आता है, इंडेक्स भी आता है, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर क्या लेंगे, पहले तो कॉलम नेम बनाएंगे। अब इंडेक्स कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसका लिए क्वालिफिकेशन, या फिर मैं इसमें पूछूंगी कि कौन सी डिग्री है, ओके, तो डिग्री अंडरस्कोर डिप्लोमा, क्योंकि मैं स्लैश नहीं लगा सकती ना, तो हम ले लेते हैं डिग्री अंडरस्कोर डिप्लोमा। मतलब इसका नाम हमने कॉलम का ये रखा कि डिग्री का नेम या डिप्लोमा का जो नेम है वो बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री डिप्लोमा नेम, ठीक है। तो जो भी डिग्री या डिप्लोमा है उस पर्सन का, उसका नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका जो टाइप है वो भी मैं स्ट्रिंग रख लेती हूँ। तो इस तरीके से इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या ले लोगे, एलिमेंट की वैल्यू लोगे। सो एलिमेंट में क्या लेना है, अगेन कॉलम की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ड्यूरेशन, जैसे कि इस डिग्री को कंप्लीट करने में या डिप्लोमा को कंप्लीट करने में क्या ड्यूरेशन लगा। तो ड्यूरेशन के लिए भी हम टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग का ही, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से मैप की वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट देखोगे तो लिस्ट और मैप ऑलमोस्ट एक ही जैसे डिफाइन होता है। सेट की वैल्यू थोड़ी सी जाती है, उसमें की और एलिमेंट रहता है, उसमें आपका बाकी वैल्यू नहीं जाता। अब जब आप लोग इसी तरह से अगली वैल्यू पे आते हो, जैसे कि हमारी क्या थी प्रॉपर्टीज, तो अब आप लोगे प्रॉपर्टीज का टैग, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के टैग के अंदर आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को लेंगे, यहाँ पर आप इसके अंदर टेबल का नाम नहीं लेते, ठीक है। देखो टेबल ले रही हूँ तो एरर दिखा रहा है, तो टेबल का नाम नहीं लेना है। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रॉपर्टी लोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्या लेते हो, प्रॉप्स लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉप्स ले सकते हो या फिर इसकी और भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। 1 सेकेंड गाइस।
लेते हैं, प्रॉपर्टी तो लेंगे ही, तो प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे। तो की वैल्यू पेयर में वैल्यू आपकी स्टोर होनी है यहाँ पे। तो ऐसे में आप लोग क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम ले लेती हूँ कंपनी नेम, और कंपनी नेम के अलावा यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो ये हमारी एक्चुअली, सॉरी माय मिस्टेक, एक यहाँ पे ना हम इसको की बोलेंगे कि की क्या रहेगी, और इसका जो कॉलम बनेगा उसमें क्या आएगा, कंपनी नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू डिफाइन करो। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको बनाने हैं तो एक काम करते हैं यार, टेबल ले ही लेते हैं, क्योंकि I want to show you some functionalities of it also। तो टेबल अगर मान लो मैं प्रॉपर्टीज में लेती हूँ, ठीक है, तो क्या लेंगे हम इसमें, चलो एक्सपीरियंस डाल देते हैं, बट ये ना हट गया है, पहले यूज होता था काफी वाइडली। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका की कॉलम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे की कॉलम नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैंने लिया नहीं था, क्योंकि ये पहले वाले वर्जन्स में यूज होता था यहाँ पर, बट नाउ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल ही लेते हैं फिर। तो यहाँ पे आप इसके अंदर प्रॉपर्टी में इसकी की बताओगे, और दूसरी प्रॉपर्टी जो बताओगे उसके अंदर इसकी वैल्यू बताओगे, और वैल्यू वाला जो कॉलम बनेगा उसके लिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर आपकी आ जाएगी इसके अंदर, लाइक एक्सपीरियंस था तो कंपनी नेम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ड्यूरेशन को डाल देते हैं कि कितनी ड्यूरेशन की वैल्यू जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को, कैसे कैसे सारी प्रॉपर्टी सेट हो रही है? यस मैम। तो ये सारी आपकी कलेक्शन की ऑप्शंस आ रही हैं। तो एचबीएम में जाकर डिफाइन करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दिस आपको सीएफजी फाइल चाहिए होगी, तो सीएफजी फाइल यहां से ले लेते हैं। और इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आएगा मैपिंग रिसोर्स, ये ठीक है। अभी हमारा जो मैपिंग रिसोर्स है इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारा मैपिंग रिसोर्स है employee.hbm.xml। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड हमारी यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी। अब इसके बाद जब आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नेक्स्ट टास्क ये करना है कि आपको app.java में इसको वर्क कराना है, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास बन चुकी है, HBM हाइबरनेट CFG आ चुकी, app.java में आ जाते हैं। यहाँ पे आप एज यूजुअल अपने बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करोगे। अभी मैं सेम ही क्लास में कर रही हूँ, तो मैं मेन के अंदर ही सब कुछ डिफाइन कर दूंगी, ठीक है, अलग अलग से नहीं करूंगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के फाइल में भी किया था। तो हमारे पास क्या था, HB डेमो नाम का प्रोजेक्ट था ना, इसमें आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो हमने डिफरेंट वे में डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेके। चलो आप लोगों को ना इसी का थोड़ा सा मैं एक और ऑप्शन बताती हूँ, बिकॉज आई नो आप स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री को यूज कर करके थोड़ा बोर हो रहे हो, तो एक नई चीज सीखते हैं। दिस इज वन। तो उसका सब्सटीट्यूट है, यू कैन से, थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि उसमें काफी कुछ बनाना पड़ता था हमें, बट मेटा डेटा और स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री को अगर हटा दो तो मेरी ये एक ही फाइल काफी है उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यूज भी सीखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों का आएगा वो org.hyphenate.cfg आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इसको डिफाइन करोगे, जैसे कि मैंने इसका नाम ही रख दिया config इक्वल्स टू, ठीक है, न्यू, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जैसे आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हो ना यहाँ पर, तो सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगर करोगे अपनी फाइल को, ठीक है। तो जो भी आपकी हाइबरनेट फाइल है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर होके आ जाएगी। सो इट विल डू द सेम थिंग जैसे कि आपका पिछला वाला ऑब्जेक्ट कर रहे थे, बट नाम चेंज हो गया और थोड़ा शॉर्ट में आ गया।
सो config.configure करके आप लोग इसमें अपनी hibernate.cfg.xml दे सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मेटा डेटा और सर्विस रजिस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखोगे ना, तो ये देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट्स वन अप्रोच फॉर बूटस्ट्रैपिंग हाइबरनेट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये सर्विस रजिस्ट्री का काम और मेटा डेटा का काम दोनों ही कर देगा, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो काम सर्विस रजिस्ट्री कर रही थी और जो मेटा डेटा कर रही थी, उन दोनों का कंबाइन वर्क ये करके देगा आपको। इसके बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हो तो आपको अगला जो टास्क है वो क्या करना है, आपको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। एज यूजुअल जैसे कि आप लोग सेशन फैक्ट्री क्रिएट करते थे, तो आपकी सेशन फैक्ट्री आएगी, फाइन। अब इसके बाद जब आप लोग सेशन फैक्ट्री बनाओगे तो बाकी का तो सेम ही है। देखो सेशन फैक्ट्री बन रहा है, फिर सेशन ओपन हो रहा है, ट्रांजैक्शन चल रही है, तो ये तीनों चीजें सेम टू सेम ही आएंगी यहाँ पर भी। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, config डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री डॉट, ठीक है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री कर दो। और उसके बाद क्या था यहाँ पर हमारा, एक मिनट बाय मिस्टेक, हम यहाँ पे कॉन्फ़िग में एक्चुअली में क्या लेते थे हम, गेट सेशन फैक्ट्री, राइट, नहीं बिल्ड सेशन फैक्ट्री था। और इसके बाद आपका, अच्छा हाँ वो बिल्ड वाला हट जाता ना इस केस में, दैट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कहीं बार। चलिए कोई नहीं, कॉन्फ़िग डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री आप यूज करिए। सेशन फैक्ट्री के बाद आपका सेशन का ऑब्जेक्ट आएगा और इसका भी इंपोर्ट लगा देते हैं org.hibernate में। इसके बाद आप ले लो इसके अंदर sf डॉट, ठीक है, तो ओपन सेशन और ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट एज यूजुअल, और यहाँ पे क्या आएगा, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। और अब आपको अगर क्या करना है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है, तो आप इसको स्टोर करा सकते हो इसके ऑप्शंस के हेल्प से। कैसे, तो आप लोग यहाँ पे HPM फाइल वगैरह सब बना ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस अब करना क्या है, जो भी वैल्यूज है उनको लेना है और स्टोर कराना है। अभी मैं यूजर से नहीं लूंगी, अभी मैं डायरेक्ट ही कराऊंगी, ठीक है। थोड़ा इजी, मतलब मैं टाइम अप्रोच बचा रही हूँ। आप चाहो तो इनपुट करा के भी ले सकते हो। तो मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, तो ई डॉट करके सेट कर देते हैं EMP ID। अच्छा EMP ID लेने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट में है। तो सेट नेम करना है, तो मान लो मैंने अजय कुमार किया, फिर ई डॉट क्या करना था, सेट करना था। अब देखो अगर मान लो बाकी की ऑप्शंस लेनी है, तो ऐसे में आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। जैसे कि पहला वाला था लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो अब एक लिस्ट होगी तभी तो हम उसको दे पाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लिस्ट को क्रिएट करती हूँ। अब हम अगर अपनी एम्प्लॉय क्लास को चेक कर रहे हैं, तो लिस्ट किसकी बन रही थी, फोन नंबर्स की, राइट। तो आपको बस करना ये होगा कि आप लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लो। जैसे मैंने लिया लिस्ट लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग टाइप की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, फोन्स, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में जाके हम लोग क्या लेंगे, इक्वल्स टू न्यू। अब इसमें आप न्यू लिस्ट नहीं करोगे, या तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट या वेक्टर कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहां ले लेती हूँ एरे लिस्ट, ठीक है, और इसका भी टाइप लॉन्ग रख देते हैं। तो ये आपकी एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, उसके इंटरफेस। हाँ जी, कुछ पूछना है, नो, ओके। तो अब आप क्या करो, इसके अंदर अपनी वैल्यूज को ऐड कर दो। जैसे कि फोन्स डॉट करके ऐड कर देते हैं, तो पहला फोन नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर मैं फोन्स डॉट ऐड कर रही हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो लॉन्ग टाइप की है ना, तो लास्ट में क्या लगेगा, L लगेगा, ओके। डायरेक्ट दे रहे हैं तो इनपुट कराएंगे फिर नहीं लगेगा। तो अभी ऐसे ही आप कितने भी फोन नंबर्स यहाँ स्टोर करा सकते हो। तो मान लो मैंने 4 नंबर स्टोर कराए इस तरीके से। तो जब ये लिस्ट में वैल्यू आ गई, तो आप क्या करेंगे, अब जब सेट फोन्स करोगे, तो ऐसे में आप लोगों को बस करना क्या होगा, यहां पर अपनी फोन्स की वैल्यू को देना है,
ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेगा फोन्स की, ठीक है। अब यहाँ पे फोन नंबर्स आ गए। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी एम्प्लॉय में, दूसरी वैल्यू थी सेट के लिए, ठीक है। तो सेट के अंदर हमने ली थी हॉबीज, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं app.java में। अब यहाँ पे आप लोग क्या लोगे, इसी में ही पहले सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और हॉबीज किस में थी, स्ट्रिंग में थी, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, तो HB कर देते हैं, HBS इक्वल्स टू न्यू। अब देखो सेट का अगर मैं यूज कर रही हूँ तो सेट का यूज में क्या क्या आ जाता था, इसका मतलब बेसिकली यू कैन से कि सेट के टाइम पर इसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती थी वो कौन कौन सी होती थी, एनीवन रिमेंबर? नो? ओके, देखो जब आप लोग सेट की बात करते हो तो सेट के अंदर आपके पास हैश सेट आ जाता है, ठीक है। तो आप हैश सेट बना सकते हो, तो आप हैश सेट क्रिएट करो। इसका जो टाइप है हैश सेट का वो आप यहाँ डिफाइन कर दो। तो मान लो मुझे हैश सेट बनाना था स्ट्रिंग टाइप का, तो आपका हैश सेट बन जाएगा। अब जब आप सेट के अंदर जा ही रहे हो तो HBS डॉट ऐड कर देते हैं, और पहली हॉबी जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीडिंग। सेम वे में HBS डॉट ऐड दूसरी राइट कर देते हैं राइटिंग। तो इस तरीके से आप कितनी भी हॉबीज ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही आपकी वैल्यूज हो जाए सेट, आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, ई डॉट सेट हॉबीज, और हॉबीज में HBS का नाम दे दीजिए, क्योंकि जैसी वैल्यू है वैसा ही ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। अभी तो हम यहाँ पे खुद से ले रहे हैं, आप चाहो तो इनपुट करा सकते हो, या आपके फॉर्म से जो वैल्यू आएगी उसको इसमें सेट करा सकते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेव करा दो। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को अगली वैल्यू जो लेनी थी वो किसकी लेनी थी, मैप की लेनी थी। तो मैप की वैल्यूज को भी हम कुछ ऐसे ही सेट कराएंगे, पहले मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या था, मैप था। तो मैप का जो टाइप था उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों को ही स्ट्रिंग ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या चीज लिया था, आई थिंक क्वालिफिकेशंस लिया था, राइट। तो हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्ट ले लूं क्वाली, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम इक्वल्स टू करके हैश मैप ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दीजिए, स्ट्रिंग में है दोनों की दोनों वैल्यू, तो स्ट्रिंग आ जाएगा। इसको भी इंपोर्ट में डाल दो। अब जब आपके पास मैप की वैल्यू आ जाती है तो मैप की वैल्यू को आप लोग सबसे पहले यहाँ सेट कराओगे, और सेट कराने के बाद उसको ऐड करा दोगे। तो यहाँ पे आप मैप की वैल्यू को लो, तो आपके पास क्या आ जाता था, क्वाली डॉट पुट फंक्शन यूज करते थे हम, और पुट के थ्रू आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे आप वैल्यू दोगे। अब देखो क्वालिफिकेशन जब मैं ले रही थी ऐसे टाइम पे मैंने HBM फाइल में क्वालिफिकेशन में पहली ली थी डिग्री डिप्लोमा नेम, और दूसरा लिया था ड्यूरेशन, राइट। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई डिग्री क्या है या डिप्लोमा क्या है, जैसे मैंने ले लिया BCA डिग्री है, और उसी के अंदर उसका ड्यूरेशन कितना लगा, तो मैं लिख देती हूँ 3 years, ठीक है। तो इस तरीके से पहली क्वालिफिकेशन आ गई। ऐसे ही दूसरी क्वालिफिकेशन डालते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी ने BCA के बाद MCA लिया, तो यहाँ पे वो अपनी ड्यूरेशन डाल देगा 2 years। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, एंड उस आफ्टर दैट ई डॉट सेट करके हम क्या लेंगे, क्वालिफिकेशन की वैल्यू को ऐड कराएंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में अगर मुझे प्रॉपर्टीज को लेना है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी हम यहाँ पे सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए अपनी फाइल में। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या जा रहा था, एक्सपीरियंस जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और हमारा क्या था, EXP एक्सपीरियंस जा रहा था, इक्वल्स टू न्यू प्रॉपर्टीज कर देते हैं।
अब एक्सपीरियंस में डॉट करके पुट करते हैं। अब एक्सपीरियंस में पहली वैल्यू मुझे क्या देनी थी कि भाई एक्सपीरियंस में कंपनी नेम था, तो मान लो मैंने लिया ABC लिमिटेड, ठीक है, कंपनी नेम यहाँ आ गया और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी कि भाई कितने साल वहां काम किया, तो मैं लिख देती हूँ 3 years। ऐसे ही एक्सपीरियंस डॉट पुट दूसरी कंपनी का नाम डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया XYZ लिमिटेड, और यहाँ की ड्यूरेशन जो है वो हम डाल देते हैं 1 year, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी टैग की वैल्यू ले लो, कितनी भी वैल्यू ऐड करा दो, उसके बाद ई डॉट सेट करके एक्सपीरियंस में हम प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देंगे, राइट। तो अब देखो हमारी सारी वैल्यूज जो थी वो यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो सेट प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अब बस हमें करना क्या है इसके बाद कि हमें अपनी सेशन में जाके या तो परसिस्ट का यूज करना है या सेव का यूज करना है। चलो इस बार सेव करके देखते हैं। तो सेव में जाकर हम ई को ऐड कर देंगे जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने सेट की है, सेट की, स्ट्रिंग की या वटएवर, सभी चली जाएगी और हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। आफ्टर दैट टीआर डॉट क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सेव करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, कमिट करना कंपल्सरी है। आफ्टर दैट सेशन को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो सेशन क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शन या एरर नहीं आया तो रिकॉर्ड जनरेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट कुछ नहीं करवाना, सिंपली मैंने वैल्यूज दी है, डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी टेबल में। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे आप लोग सारी कलेक्शन की वैल्यूज को ऐड करा रहे हो। तो हमने app.java ले ली, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो टास्क था वो चल ही रहा था। हाइबरनेट CFG के अंदर हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सेव किया था। अगेन टेबल हमारा डेटाबेस न्यूज डेमो वाला ही रहेगा। फिर है एम्प्लॉय HBM फाइल जहां हमने सारी प्रॉपर्टीज को सेट किया था, ठीक है। एंड फिर आ गई एम्प्लॉय फाइल जिसके अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टीज ली थी, कौन कौन से वेरिएबल्स या कलेक्शन वाली वैल्यूज चाहिए। तो ये सारा कुछ क्रिएटेड है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें भी हमारे को एक दो चीजें और सीखनी है, लेकिन पहले इसको रन करते हैं फिर बताऊंगी। ठीक है, तो देखो एरर तो आना ही है। तो यहाँ पे हम एरर देखेंगे। सबसे पहले क्या दिखा रहा है, देखो, क्लास एम्प्लॉय नॉट फाउंड बाय लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी EMP ID। वो कह रहा है कि भाई मुझे एम्प्लॉय क्लास ही नहीं मिली वाई लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी EMP ID, जब मैं उसमें EMP ID ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि वो क्लास को लोड ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो लोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी आया है। इसका मतलब हमारी क्लास फाउंड नहीं हुई। भाई चेक करते हैं क्लास क्यों नहीं फाउंड हुई, पहले तो ये देखेंगे। तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें हमने एम्प्लॉय लिया है, com.files.entity.employee, राइट। तो employee.java हमने कहाँ बनाई थी, एंटिटी पैकेज में बनाई थी। तो जब ये यहाँ पर जाके इसको सर्च करता है तो प्रॉपर्टीज में, अच्छा देखो गड़बड़ यहाँ है, हमने सिर्फ एम्प्लॉय नाम दे दिया ना, हमने इसका पैकेज इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो com.files. हमें क्या लिखना था, entity.employee, पूरा नाम दे रहा था। तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ जाते हैं, अभी इसको फिर से रन करते हैं। एक्सेप्शन देखते हैं इसकी क्या आ रही है। तो सी अभी हमने यहाँ पर जब वैल्यू लिया तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी आ रही है ना, प्रॉपर्टी बिल्डर की एक्सेप्शन आ रही है। अब ये एक्सेप्शन देखो कब आती है, जब उसको कोई गेटर मेथड नहीं मिलता है। तो क्या कह रहा है, कुड नॉट लोकेट गेटर फॉर प्रॉपर्टी नेम्ड। किसके लिए नहीं यहाँ पर मिल रहा, पैकेज प्राइस के लिए। अब पता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मिसमैच हो रहा है प्रॉपर्टीज का, कि हो सकता है कि हमने यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बना दी, पैकेज प्राइस तो यहाँ पे कोई वेरिएबल था ही नहीं हमारा। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब ये क्यों आ रही है, कि हमारी हो सकता है कि कोई दूसरी फाइल की एक्सेस है जो यहाँ पे ये गेट कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार जरा चेक करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन तो नहीं हो गया।
भाई पैकेज प्राइस देखो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी था ही नहीं है। अच्छा देखो देखो गड़बड़ यहाँ होगी, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना दूसरे प्रोजेक्ट से, सो दैट इज द रीजन उसको वहां पे वेरिएबल नहीं मिल रहा तो एरर दिखा रहा है। सेव कर देते हैं इसको। तो देखो इस टाइप के जो एरर आते रहते हैं ना, जो हमारे सिंपल कॉपी पेस्ट के भी एरर हो जाते हैं कई बार, इनको बहुत ध्यान से देखना है। और मैं इसमें एक्सेप्शन ही दिखाना चाहती थी मेनली अभी चला के कि क्या क्या एक्सेप्शन आ सकती हैं। अभी देखो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय में की नाम की वैल्यू नहीं मिल रही। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, कुड नॉट लोकेट गेटर फॉर प्रॉपर्टी नेम्ड एम्प्लॉय में की वैल्यू नहीं आ रही। अब की कहाँ पे डिफाइन कर रहे थे आप लोग? ठीक है, तो की वैल्यू जहां पे भी हम लोग डिफाइन कर रहे थे, एक बार एचपीएम फाइल ओपन करनी पड़ेगी अगेन। देखो की वैल्यू हमने यहाँ पे कहाँ लिया था, यहाँ लिया था, ठीक है, जो प्रॉपर्टी में आ रहा था। तो एक्सपीरियंस वाली जो वैल्यू थी उसमें हमने की वैल्यू को लिया था। अब ये कह रहा है कि मुझे की वैल्यू फाउंड ही नहीं हो रही वहां पर। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन देखो अब इसको हम डिफाइन थोड़ी करेंगे क्लास के अंदर, ये तो हमारा क्या था, प्रॉपर्टी वैल्यू था, ठीक है, इसका जो हमने यहाँ दिखाया था। एंड आफ्टर दैट इसकी वैल्यू को हमने सेट कराया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम इसमें क्या देखेंगे, तो की और वैल्यू को डायरेक्ट ये नहीं ले रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। तो क्योंकि ये क्या लुक कर रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कोई की वैल्यू नाम का कॉलम है। अब प्रॉपर्टी के साथ में ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, दैट आई वांट टू शो यू। ठीक है, इसके अंदर जो चेंजेस है वो भी हम इसमें ट्राई करके देखेंगे, लेकिन आज नहीं कराऊंगी इसको, मैं अगली क्लास में कराऊंगी। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सिंपली पहले तो इस वाली फाइल की ये जो प्रॉपर्टी हमारी एक्सपीरियंस की, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे अलग से ही आपको सिखाना है। तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दी और app.java में भी जस्ट कमेंट दिस आउट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लगा के दिखाऊंगी ना, तो उसके साथ में इसको फिर हम वापस यूज कर लेंगे। अभी के लिए इतना लिखते हैं और इसको अभी फिर से रन करा दें। तो सी आपकी अभी भी क्वेरी चली है, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पर। जब ये सिलेक्ट की क्वेरी चला रहा है, इंसर्ट इनटू कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है। अब एक्सेप्शन देखनी है क्या आ रही है। क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है, java.linteger cannot be cast to class java.language.string। अब ऐसा कहाँ हो रहा है कि आप इंटीजर की वैल्यू को कास्ट कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ ना, तो मेरी क्वेरी तो चली, ठीक है, टेबल भी क्रिएट हो गया, ऑल्टर किया इसने टेबल बाद में एम्प्लॉय का, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसमें इसने क्या किया, यहाँ पर आके इंसर्ट इनटू वाली क्वेरी भी चला दी। लेकिन उसके बाद जाके क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रही है। अब कभी आपको अगर यहाँ से समझ में ना आए ना कि ये एक्सेप्शन क्या करती है, क्लास कास्ट आ रही है कि इंटीजर की वैल्यू स्ट्रिंग में जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, इसको समझने के लिए आप लोग ना इस स्टैक को फॉलो करोगे। कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, और अपनी क्लास के अंदर देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, app.java में 60 नंबर लाइन में एरर है। तो ये कहाँ पे आया, जब कमिट करने गया, मतलब जब सेव कर रहा था। तो इसका मतलब कोई ऐसा कॉलम गया है जिसमें हमारे को क्या कंसेप्ट दिया गया था, इंट हम स्ट्रिंग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यू थी जहां पे ईयर वाला कॉलम तो नहीं है, कौन सा वाला एक्सपीरियंस ऑफ ईयर जो है, एक्सपीरियंस को तो हमने कमेंट कर दिया ना। मैंने जो मैप को यूज करके कर रहे हैं BCA 3 इयर्स। हमने इंटीजर दिया था वहां पे, हमने दोनों स्ट्रिंग दिए थे ना मैप में। यस मैम, ओके। देखो दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज थी। तो ये सबमिट जब कर रहा है ना, सेव कर रहा है, तो एरर आ रही है, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बट जब उसको सेव करने गया तो वहां पे एक्सेप्शन आ गई। सो दैट इज द इशू। अब देखो यहाँ पे हमें app.java बता रहा है, app.java में जब ट्रांजैक्शन रन हो रही है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन cannot be cast to integer cannot be cast to java.language. string आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आपको शो हो रही है, ठीक है।
फिर भी एक बार टेबल में चल के देखते हैं, डेटाबेस में देखते हैं वहां पे क्या होगा, क्योंकि एक बार यहाँ देखना जरूरी होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दी तो रिकॉर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। और कॉलम देखो कितने बने हैं, सिर्फ EMP ID एंड नेम, क्योंकि हमने हर प्रॉपर्टी का अलग टेबल बनाया था। जैसे हॉबीज का अलग टेबल बना, ये आ रहा है, ठीक है, EMP ID एंड हॉबीज, और EMP ID इंट में और नेम varchar में है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा सॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसमें ही फोन नंबर्स का भी एक कॉलम बना है, जिसमें EMP ID, फोन टाइप और फोन नंबर, 3 वैल्यू जा रही है। अब देखो फोन टाइप जो था ना, हमने इसको varchar लिया था क्योंकि वहां पे हम इसको स्ट्रिंग बना रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर लेता है बाय डिफॉल्ट फोन टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक हो सकती है इसकी। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ना अपना टेबल डिलीट ही करना पड़ेगा। तो फोन नंबर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे हॉबीज देखती हूँ, तो हॉबीज में तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। अगर हम हॉबीज टेबल देखें तो उसमें EMP ID इन हॉबीज था varchar में, वो ठीक था। और यहाँ पे हमारे पास और कौन सा बना था टेबल, एक तो ये था हॉबीज का, और एक हमारे पास कौन सा बना था इसमें, क्वालिफिकेशंस को लेके, ये रहा। अब देखो क्वालिफिकेशंस में भी दोनों वैल्यू स्ट्रिंग में ही जा रही थी, तो दोनों varchar में आ रहे हैं। तो मेरे को जहां तक दिख रहा था ना, मैंने जो टेबल अभी डिलीट किया, विच वॉज, कौन सा टेबल डिलीट किया हमने अभी भी, मैम फोन नंबर वाली, फोन नंबर वाला। तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि देखो फोन नंबर में ना जो हमने क्या लिया, की लिया, ठीक है, वो तो हमने EMP ID लिया, और इसको मैंने स्ट्रिंग में लिया था फोन टाइप को, तो इसको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोन टाइप की वैल्यू को ना एक काम करते हैं, हम इंट लेकर देखते हैं, सेव कर देते हैं, और इसको app.java में जाते हैं। तो ये चीजें ना कंसिडर करने वाली होंगी कि आपका डेटा टाइप कई बार कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है चीजों को। अभी देखो एरर नहीं आया ना, तो मैंने प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सही पकड़ी। क्यों? क्योंकि ये चीज करती है, जो मैंने की कॉलम बनाया था, ये कर क्या रहा है यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सी, अब अगर मैं जो नंबर टेबल में डिलीट कर रही थी, एक बार मैं उसको ओपन करती हूँ, देखो तो फोन टाइप में एक्चुअली ये इंटीजर वैल्यू लेता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, देखो EMP ID रिपीट हो रहा है, एक ही पर्सन के 4 फोन नंबर है। अब ऐसे में वो प्राइमरी की तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पे पता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंपोजिट की का, कि EMP ID और फोन टाइप को मिलाकर नंबर यूनिक आ जाएगा, कि 0 नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब ये इसको सीक्वेंस दे देता है। अब अगर मान लो मैं दूसरा एम्प्लॉय लूंगी तो उसके अंदर भी सेम चीज जाएगी, तो 0 1 2 3 तो रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे में EMP ID और फोन टाइप को दोनों को मिलाकर इसकी क्या बनती है, प्राइमरी की फील्ड बनती है। समझ में आया? इसीलिए हमने जो की वैल्यू ली थी, वहां पे कॉलम लिया था, उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, इंटीजर में रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं अब आपको हॉबीज वाला टेबल दिखाऊं दोबारा से, तो देखो यहाँ पे भी EMP ID रिपीट हो रहा है हॉबीज के साथ में, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हम एम्प्लॉय टेबल देखते हैं, तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब इसने हर प्रॉपर्टी का अलग अलग टेबल बना दिया। वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही टेबल में सारी प्रॉपर्टीज को डलवा सकते थे, ठीक है, तो वो भी सिखाऊंगी कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए इतना ही करते हैं, आई थिंक काफी है इतना आज के लिए। यस मैम, आई थिंक बहुत वैरायटी है